नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने पुराने वीडियो में आपको मेष लग्न और वृषभ लग्न के बारे में बताया, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मिथुन लग्न के जातकों के बारे में। मिथुन लग्न के जातकों के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी मेरे इस वीडियो में। कौन से ग्रह उनके लिए शुभ होते हैं और कौन से ग्रह उनके लिए अशुभ होते हैं और कौन से ग्रह उनके लिए कारक और अकारक होते हैं, इन सभी संपूर्ण जानकारियों के लिए अंत तक बने रहिए हमारे साथ हमारे इस वीडियो पर। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं मिथुन लग्न के जातकों के स्वभाव के बारे में, उनके कारक तत्वों के बारे में। तो दोस्तों काल पुरुष की कुंडली में मिथुन लग्न का स्थान तीसरा होता है और तीसरा स्थान जैसा कि आपको पता है एफर्ट्स का होता है, भाई बहनों का होता है। इसलिए इस लग्न के जातक जो होते हैं वो काफी ही परिश्रमी होते हैं और पुरुषार्थ इनके जीवन में भरा हुआ होता है और ये सभी से प्रेम करने वाले होते हैं। अपने बंधु बांधवों से ये भरपूर सहयोग रखते हैं। इसके अलावा चूंकि बुध ग्रह इनका अधिपति ग्रह है, इसलिए ये लोग काफी बुद्धिमान होते हैं, बोलने चालने में काफी निपुण होते हैं और अच्छे वक्ता होते हैं। किसी भी बात को ये अच्छे तरीके से व्यक्त करने की इनके अंदर क्षमता होती है और इस लग्न के जातकों की बौद्धिक क्षमता जो होती है वो काफी अच्छी होती है। तो अगर आपकी कुंडली के पहले घर में 3 नंबर लिखा हुआ है तो 3 नंबर से मतलब होता है मिथुन लग्न का, तो आप मिथुन लग्न के जातक हैं। और अगर आप मिथुन लग्न के जातक हैं तो आपको जो मैंने विशेषताएं बताई वो विशेषताएं आपके अंदर होंगी। इसके बाद बारी आती है कारक तत्वों की। तो चूंकि मिथुन लग्न जो है एक डुअल राशि है, इसके अंदर दोनों तरीके के स्वभाव होते हैं। कभी ये चर होता है, कभी ये अचर होता है, कभी ये पुरुष स्वभाव होता है, कभी इसमें महिला स्वभाव होता है, कभी ये क्रूर होता है, कभी ये सौम्य होता है। इसलिए दोनों तरीके के लक्षण इस लग्न के जातकों के अंदर होते हैं। ये अपनी बात पर कभी स्थिर नहीं होते हैं, कभी कुछ प्रयत्न करते हैं, कभी कुछ प्रयत्न करते हैं। इसलिए इस लग्न के जातकों को जो है लीडरशिप क्वालिटी कम होती है। इसलिए ऐसे लग्न के जातक किसी के अंडर काम करने में अच्छा काम करते हैं और इस लग्न के जातकों का जो स्वभाव होता है वो हमेशा एक सा नहीं रहता है, बदलता रहता है, क्योंकि ये डुअल नेचर की राशि है। इसके बाद बात करते हैं ये एरी साइन की राशि है, तो ये वायु तत्व की राशि है। इसके बाद बात करते हैं कि ये किस दिशा की स्वामिनी है। मिथुन लग्न का जो अधिपति ग्रह है बुध, वो वेस्ट डायरेक्शन का स्वामी होता है। इसलिए इस लग्न के जातक जो हैं वो वेस्ट डायरेक्शन में अच्छा काम करते हैं और वहां पर इनका जो दिग्बल होता है वो अच्छा होता है। इसके बाद बारी आती है दोष की। तो चूंकि मिथुन लग्न के जो जातक होते हैं वो डुअल राशि के होते हैं, इसलिए इनमें दोष भी सभी प्रकार के होते हैं। मतलब वात, पित्त और कफ तीनों ही प्रकार के रोग इन लग्न के जातकों को होने की संभावनाएं रहती हैं। इसलिए इस लग्न के जातकों को थोड़ा होशियार ज्यादा रहना पड़ता है। बीमारियों से ये लोग बीमारियों के प्रोन होते हैं, मतलब बीमारियां इनकी ओर आकर्षित होती है, क्योंकि तीनों प्रकार के दोष इनके अंदर होते हैं। इसलिए इस लग्न के जातकों को थोड़ा अपने आप को संभाल के रखना होता है, अपने खान पान में खास ध्यान देना होता है, नहीं तो बीमारियां इनको जल्दी पकड़ लेती हैं। और ये तमोगुण प्रकार की राशि है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुध जो है वो बुद्धि के देवता है। इस लग्न के जातक जो हैं वो बुद्धिवान होते हैं और काफी कुशल वक्ता होते हैं। इस लग्न के जातकों के हाथ काफी लंबे होते हैं, ऊंचाई भी अच्छी होती है और बोलने चालने में वाक्पटु होते हैं। अपने बंधु बांधवों से मिलके काम करने वाले होते हैं और हर प्रकार की स्थिति में अपने आप को ढालने में सक्षम होते हैं, क्योंकि ये डुअल राशि है। परंतु इस लग्न के जातकों की जो एक सबसे बड़ी कमी होती है वो अपनी बात पर स्थिर न होना, कभी ये करना कभी वो करना, किसी भी एक बात पर ये लंबा नहीं रुक पाते हैं और आज ये किया कल वो किया। नई नई चीजें करने का इनको शौक होता है। विभिन्न प्रकार की कलाओं के ये शौकीन होते हैं, संगीत, गायन और चित्रकारी या फिर लेखन इस लग्न के जातकों की विशेषता होती है। जो चूंकि जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि काल पुरुष की कुंडली में तीसरा स्थान जो होता है वो मिथुन लग्न को दिया जाता है, इसलिए मिथुन लग्न के जातक जो होते हैं वो काफी परिश्रमी होते हैं, परंतु इनको अपने परिश्रम का भरपूर पारिश्रमिक नहीं मिलता है। इसलिए इनके मन में हमेशा एक प्रकार का द्वंद्व बना रहता है और एक असंतोष की भावना हमेशा इनके दिमाग में रहती है। अब इसके बाद बात करते हैं विभिन्न प्रकार के भावों में विभिन्न प्रकार के ग्रहों की स्थिति और राशियों की स्थिति और कौन से ग्रह कारक हैं और कौन से ग्रह अकारक हैं। तो मिथुन लग्न की कुंडली में पहले घर में तीसरा नंबर लिखा होता है। तीसरा नंबर मतलब मिथुन लग्न।
तो इसके बाद जो दूसरे ग्रह होते हैं उनको आपको कैसे देखना होता है, इसके बारे में मैंने अपना एक सूत्र आपको बताया था कि आपको मैत्री देखनी होती है। जो भी लग्न के दोस्त होते हैं उनको अच्छा स्थान दिया जाता है और वो उस कुंडली में कारक होते हैं, और जो आपके लग्नाधिपति के शत्रु होते हैं उनको खराब स्थान दिए जाते हैं और वो आपकी कुंडली में अकारक रहते हैं और बहुत ज्यादा आपको सहयोग नहीं दे पाते हैं। तो शुरुआत करते हैं लग्न से दूसरा स्थान, यानी कि दूसरा घर। दूसरा घर आपको पता है कि वाणी का होता है, कुटुंब का होता है, पैसे का होता है, खान पान का होता है। तो दूसरे घर में चौथा नंबर लिखा हुआ है। चौथा नंबर मतलब कर्क, और कर्क के स्वामी कौन है? वो चंद्रदेव हैं। तो बुध और चंद्र की दोस्ती नहीं है, इसलिए चंद्र को खराब स्थान दिया गया है। फिर भी चूंकि चंद्र की दूसरी राशि नहीं होती है तो फिर ये एक तरीके से तटस्थ रहता है। चूंकि ये सौम्य ग्रह है इसलिए तटस्थ रहता है, और सामान्य स्थिति में ये मार्केश का भी काम करता है, जो कि दूसरा स्थान जो है वो तीसरे से 12वां होता है। इसलिए सामान्य परिस्थितियों में चंद्रमा मार्केश का भी काम करता है। इसलिए इस कुंडली में चंद्रमा जो है वो तटस्थ के रूप में रहेगा और सामान्य मार्केश की भूमिका निभाएगा। इसके बाद बारी आती है तीसरे घर की। तीसरा घर आपको पता है कि इफर्ट्स का होता है, आपके बंधु बांधवों का होता है। तो यहाँ पर तीसरा घर जो है उसमें 5 नंबर लिखा हुआ है। 5 नंबर मीन्स सिंह राशि, और सिंह राशि जो होती है वो सूर्यदेव की होती है। तो सूर्यदेव को यहाँ पर एक इफर्ट का स्थान दिया गया है। क्योंकि सूर्य और बुध आपस में मित्र हैं, परंतु उसके बावजूद सूर्य को त्रिशरायेश का स्थान दिया गया है। ये यहाँ पर तृतीयेश है, तृतीयेश होने के साथ साथ ये त्रिशरायेश भी हैं। इसलिए मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य जो है वो अकारक ग्रह रहेगा और वो कुछ अच्छा नहीं दे पाएगा। इसके बाद बारी आती है चौथे घर की। तो चौथे घर में 6 नंबर लिखा हुआ है, मतलब कन्या राशि, और ये कन्या राशि जो है वो बुध की ही होती है। तो इसलिए लग्नेश और चतुर्थेश होने के कारण इसको केंद्र के 2 स्थान मिलते हैं, परंतु लग्नेश होने के कारण इसको केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है। इसलिए बुध इस लग्न के जातकों के लिए कारक ग्रह रहेगा, क्योंकि ये इसके लग्नेश हैं और लग्नेश हमेशा कारक ही रहता है। इसलिए बुध मिथुन लग्न के जातकों के लिए एक कारक ग्रह रहेगा। अब इसके बाद बारी आती है पंचम भाव की। पंचम भाव होने के साथ साथ ये त्रिकोण का भी भाव है, और त्रिकोण का भाव आपको पता है एक अच्छा भाव होता है। अब त्रिकोण का भाव किसको दिया गया है? तो वो 7 नंबर लिखा हुआ है। 7 नंबर यानी कि आपको पता है तुला राशि, और तुला राशि के स्वामी कौन होते हैं? शुक्रदेव। शुक्र और बुध देव आपस में मित्र हैं, इसलिए इनको ये अच्छा स्थान दिया गया है। परंतु पंचमेश होने के साथ साथ ये द्वादशेश भी हैं, परंतु चूंकि ये बुध के मित्र हैं और इनको एक अच्छा स्थान पंचम स्थान दिया गया है, और साथ ही साथ शुक्रदेव जो होते हैं वो द्वादश स्थान में अच्छा माने जाते हैं। इसलिए शुक्र इस कुंडली का एक कारक ग्रह रहेगा। ये मिथुन लग्न के जातकों के लिए शुक्र एक कारक ग्रह रहेगा। इसके बाद बारी आती है छठे घर की। तो जैसा कि आपको पता है कि छठा घर जो होता है वो आपके शत्रुओं का, आपके ऋण का और आपकी सर्विस को दिखाता है, साथ ही साथ ये बीमारियों को भी दिखाता है। तो यहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है। 8 नंबर यानी कि वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के अधिपति ग्रह हैं मंगल, और मंगल और बुध आपस में शत्रु हैं, इसलिए शत्रु होने के नाते इनको ये खराब स्थान दिया गया। अब मंगल की जो दूसरी राशि होती है मेष राशि, वो कहाँ पर लिखी हुई है वो आप देखेंगे तो वो आपको मिलेगी कि वो एकादश स्थान में है। अब एकादश स्थान आपको पता है कि त्रिशरायेश माना जाता है, इसका मतलब इसकी स्थिति भी अच्छी नहीं मानी जाती है। तो मंगल को एक साथ 2 खराब घर दिए गए, एक तो त्रिक भाव दिया गया और दूसरा त्रिशरायेश दिया गया, मतलब षष्ठेश और एकादशेश होने के कारण ये त्रिक भाव और त्रिशरायेश भाव के स्वामी बन गए। इसलिए इस मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल जो है वो परम अकारक रहेगा। एक साथ 2 खराब घर इनको दिए गए और साथ ही साथ ये मंगल का शत्रु भी है, इसलिए इस लग्न के जातकों के लिए मंगल परम अकारक ग्रह रहेगा। इसके बाद बारी आती है सप्तम भाव की। सप्तम भाव जो होता है वो आपके स्पाउस का होता है, आपके पब्लिक रिलेशंस का होता है, आपके बिजनेस का होता है, साथ ही साथ ये एक मारक स्थान भी है। और यहाँ पर क्या नंबर लिखा हुआ है? यहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है। 9 नंबर का मतलब हुआ धनु राशि। धनु राशि के स्वामी ग्रह कौन है? वो बृहस्पति देव हैं। तो बृहस्पति देव जो है वो बुध के शत्रु भी नहीं है,
और इसके साथ इनकी जो दूसरी राशि है मीन राशि, वो कहां पर है? मीन राशि जो है वो दशम स्थान पर है। तो इसलिए चूंकि बृहस्पति एक शुभ ग्रह है और शुभ ग्रह होने के साथ साथ इसको केंद्र के दो स्थान दिए गए, एक सप्तमेश और एक दशमेश, तो इस वजह से ये केंद्राधिपति दोष से दूषित हो गए। तो इसलिए केंद्राधिपति दोष से दूषित होने के कारण गुरु भगवान भी इस मिथुन लग्न की कुंडली में कारक नहीं रहेंगे और अकारक ही रहेंगे। इसके बाद बारी आती है 8वें घर की। 8वां घर आपको पता है कि मृत्यु से रिलेटेड है, आपके गूढ़ ज्ञान से रिलेटेड है, आपके गुप्त ज्ञान से रिलेटेड है। तो 8वें घर पे कौन सी राशि लिखी हुई है? 8वें घर पे 10वीं राशि लिखी हुई है, मतलब कि ये शनि देव की राशि हो गई। और शनि और बुध आपस में मित्र हैं। और इसके अलावा शनि की एक और राशि जो है 11 नंबर, वो कहां पर लिखी हुई है? वो आप देखिए कि वो लिखी हुई है नवम भाव में। नवम भाव जो होता है भाग्य का भाव होता है, इसलिए शनि देव को एक अच्छा स्थान मिल गया, इसलिए इनका जो अष्टमेश का पाप है वो चला गया। चूंकि जो नवम भाव है वो त्रिकोण का भाव है, साथ ही साथ ये भाग्य का भाव है। इसके अलावा ये बुध देव के मित्र भी हैं, इसलिए शनि देव जो है मिथुन लग्न के जातकों के लिए कारक ग्रह रहेंगे और ये इनके लिए भाग्येश का भी काम करते हैं। तो ये तो हो गया विभिन्न प्रकार के ग्रहों की मिथुन लग्न में स्थितियां और उनके किस तरीके से मिथुन लग्न के जातकों के लिए कौन से ग्रह कारक और अकारक रहेंगे, वो सब मैंने आपको बताया। अब इसके बाद मिथुन लग्न में कौन से योग ऐसे बनेंगे जो मिथुन लग्न के जातकों के लिए अच्छे फल देंगे। तो मैंने जैसा आपको पहले बताया कि जब भी केंद्र और त्रिकोण के ग्रहों का आपस में संयोग होता है, आपस में संगम होता है, तो वो एक शुभ योग बनाता है जिसको कि केंद्र त्रिकोण योग कहते हैं। साथ ही साथ उसको विष्णु लक्ष्मी योग भी कहते हैं। तो अब आप खुद ही देखिए, जैसा कि मैं आपको कहता हूं कि मैं आपको खुद ही कुंडली देखना सिखाना चाहता हूं, तो आप खुद बताइए कि यहाँ पर केंद्र में कौन कौन से ग्रह लिखे हुए हैं। 3, 6, 9 और 12। 3 और 6 के अधिपति ग्रह कौन हुए? बुध देव हुए। 9 और 12 के अधिपति ग्रह कौन हुए? बृहस्पति देव हुए। और इसके बाद त्रिकोण के घर कौन कौन से हैं? त्रिकोण यानी कि लक्ष्मी घर। लक्ष्मी घर में 7वां नंबर और 11वां नंबर लिखा हुआ है। 7वां नंबर यानी तुला राशि। तुला राशि के अधिपति ग्रह शुक्र और 11वां नंबर के अधिपति ग्रह शनि। तो जब भी बुध और शुक्र या बुध और शनि का आपस में संयोग होगा, आपस में एस्पेक्ट होगा, एक प्रकार का रिलेशन बनेगा, तो वो मिथुन लग्न के जातक की कुंडली में बहुत ही अच्छा फल लेकर आएगा और उसकी दशा अंतरदशा में वो बहुत ही अच्छे परिणाम देगा। इसके अलावा बृहस्पति को चूंकि केंद्राधिपति दोष से दूषित है, इसलिए बृहस्पति और शनि, इसके अलावा केंद्र में एक और ग्रह है वो है बृहस्पति, परंतु बृहस्पति यहाँ केंद्राधिपति दोष से दूषित होने के कारण कारक ग्रह नहीं है, इसलिए इससे मिलकर बनने वाले केंद्र और त्रिकोण के जो संयोग है वो उतना अच्छा परिणाम नहीं देंगे, परंतु फिर भी कुछ हद तक ये अच्छा परिणाम देने में सक्षम होंगे। तो जब भी बृहस्पति और शनि का संयोग होगा तो वो कुछ हद तक आपको अच्छे परिणाम दे पाएगा, और बृहस्पति और शुक्र का भी जब आपस में संयोग होगा तो भी वो आपको कुछ हद तक अच्छे परिणाम देने में सक्षम होगा। परंतु जितना बुध और शुक्र और बुध और शनि का संयोग होने से आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे, उतने अच्छे परिणाम आपको इस स्थिति में नहीं मिलेंगे, चूंकि इनको कारक ग्रह नहीं माना जाता है मिथुन लग्न की कुंडली में। तो ये तो हो गए मिथुन लग्न की कुंडली में उनके कारक तत्व, उनकी विशेषताएं और विभिन्न प्रकार की राशियों का स्थान और विभिन्न प्रकार के ग्रहों का मिथुन लग्न की कुंडली में कैसा परिणाम रहेगा, कौन से ग्रह कारक रहेंगे, कौन से ग्रह अकारक रहेंगे, ये संपूर्ण विश्लेषण मैंने आपको आज के इस वीडियो में बताया। तो अगर आपको कोई प्रश्न हो तो मुझसे निसंकोच पूछिए, मैं आपको जरूर आंसर दूंगा। और अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो मैं रोज 8 बजे से लेकर 9 बजे तक अपने टेलीग्राम ग्रुप में उपस्थित रहता हूं। फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस है जो मैं आप सब लोगों के लिए देता हूं। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे वहां पर आकर भी पूछ सकते हैं, अपनी कुंडली का निःशुल्क विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने एस्ट्रो फॉर ऑल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे तुरंत सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके के नए नए एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड मनोरंजक जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों।